मेरा नाम कंचन है। मेरी आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलती चली गई। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हमारी बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी बीमार रहती थी। इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। इसलिए मैंने उस लड़के से कहा, तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे पति की नौकरी भी अच्छी थी। वह शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे जेठ जेठानी थे। मेरे ससुर और सास का देहांत हो चुका था। मेरे जेठ मेरे पति से उम्र में काफी बड़े थे। उन्होंने ही मेरे पति को बाप बनकर पाला था। मेरे जेठ की कोई औलाद नहीं थी। ऐसे ही देखते देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन शायद हमारे हंसते खिलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। मेरी बेटी जब 12 साल की थी तब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में तरह तरह की परेशानियां होने लगीं। मेरे जेठ पढ़े लिखे नहीं थे। वह बस थोड़े बहुत पैसे कमा पाया करते थे। लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गईं। पैसे की काफी दिक्कत थी। इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। इसलिए मेरे जेठ ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटा करते थे। लेकिन अब वह गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने जेठ की यह बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी। क्योंकि जब वह आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर अपने जेठ के बारे में पता करूंगी कि आखिर आधी रात को वह छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा भी बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने जेठ के बारे में जान सकूं कि आधी रात को वह छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी जेठानी पहरा दे रही होती थी। इसलिए मैं जैसे ही दबे पांव जाती तो मुझे उल्टे दबे पांव वापस लौटना पड़ता। क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी जेठानी खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे जेठ एक जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे। लेकिन मेरी यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वह अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी जेठानी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी। और कभी कभी तो मुझे अपनी जेठानी पर भी हैरत होती थी कि कैसे वह अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती हैं। एक दिन मेरी जेठानी पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई। मेरे जेठ कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की सविता को लेकर छत पर गए थे और वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे जेठ पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे। ना जाने उन्हें अब क्या हो गया था। उस 1 घंटे में मेरे जेठ उस लड़की के साथ ना जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था। यही सब सोचकर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मेरे जेठ जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे तब तो वह ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब उनका काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना ही था कि आखिर मेरे जेठ सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं और वह भी आधी रात को छत पर अकेले।
ना तो मेरी जेठानी कभी छत पर जाती है और ना ही उस लड़की के घरवालों में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था कि मेरे जेठ आज सविता के साथ क्या करने वाले हैं। तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी जेठानी के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे सीढ़ियों से मजबूरन उतरना पड़ा। हमेशा डरी सहमी धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी जेठानी की पहली बार मैंने तेज़ आवाज़ सुनी थी। उनकी आवाज़ सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वह मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबाकर खा ही जाएंगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी, तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? मैं हकलाते हुए बोली, दीदी, मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो? आज हमारे घर पर सविता अपने बाल कटवाने के लिए आई है। फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने जेठ का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे जेठ ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे जेठ ने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे जेठ बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करें तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करें। यहाँ तक कि मैं भी इसीलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना। आधी रात के वक्त और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना। मैं अपनी जेठानी की बातें चुपचाप सुन रही थी। अब जबकि वह मुझे इस बात का ताना दे रही थी कि मेरे जेठ मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है, इसीलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि अपने जेठ से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने बड़े भाई से कम ही बात किया करते थे और अब अपने जेठ की इस अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मगर ऐसे में मेरे जेठ जेठानी अगर मुझसे और ज्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानियां भी बढ़ जाती। मैंने फौरन ही अपनी जेठानी से माफ़ी मांग ली थी और कहा, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा, चलो जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। देखो कहीं तुम्हारी बेटी न जाग जाए। और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे जेठ को इतनी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी, जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफी सारे लोग भी आ जाया करते थे। ना जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ 2 लोग चाहिए थे, तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। अब तो मेरे जेठ अलग ही तरह के नाई हो गए थे। मेरे जेठ मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। मैंने दूसरों के ताऊ को देखा था कि वह अपनी भतीजियों को बहुत लाड़ प्यार करते थे, लेकिन मेरे जेठ तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे, अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसीलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 12 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे जेठ उस पर रोक-टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक-टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो। ना ही मैं और मेरी बेटी उनकी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे जेठ खुद ही किया करते थे। कभी-कभी तो मुझे अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह से इस घर से अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब मेरा कोई नहीं था जिसके पास मैं अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे जेठ रात को यह काम किया करते थे और लड़कियों के बाल काटा करते थे। बाकी सारा टाइम वह घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर जाना भी कम कर दिया था। वह हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखा करते थे। मेरे जेठ जेठानी की शादी को काफी टाइम हो गया था,
लेकिन फिर भी मेरी जेठानी अपने पति से डरी सहमी नजर आती थीं, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और अपने जेठ से बात करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन मेरे जेठ का मूड हमेशा ही खराब रहता था, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपनी जेठानी से काफी बातें कर लिया करती थी। अपनी जेठानी को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफी दुख हुआ था, जबकि मेरे जेठ के आगे उनकी भी जान निकल जाती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नजर मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थीं। जो भी था, मुझे अपने जेठ एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे जेठ के काम को लेकर मेरी बेटी भी पूछने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके ताऊ क्या काम करने लगे हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछती थी, माँ, ताऊ लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं? यह बात तो मैं भी नोटिस करती थी कि मेरे जेठ सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग होने को होती हैं। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था कि आखिर मेरे जेठ ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि जेठ को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे जेठ जिस लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजर गया था और मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी, और मेरे जेठ सारे गांव में फेमस हो गए थे। मैंने सुना था कि मेरे जेठ जिस लड़की के बाल काटते हैं, उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद वह अच्छी जिंदगी गुजारती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे जेठ के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे जेठ से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि जेठ लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन मेरी जेठानी के कारण कभी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला। एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की, जो बालिग होने वाली थी, उसे भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरे जेठ के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो, यह तो पड़ोस की ही लड़की है। अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जेठ ने उसे छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं चोरी छुप के पड़ोसी के घर गई, तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर मैं उनके घर पर बैठी रही, वह कुछ न बोली। मैं हैरान थी, इतनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है, और उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। उसने मुझसे कहा, माँ, सीमा दीदी इतनी खामोश क्यों बैठी थी, और आपने उनसे जो पूछा, उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया, बेटी, वह जवान हो रही है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी होगी। अब तो शायद उसके सिर पर बाल भी नहीं हैं, शायद इसीलिए वह झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही सीमा की छोटी बहन के साथ खेलने के लिए जाती थी, जबकि सीमा अब बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि सीमा को गांव के सारे बच्चे बहुत चिढ़ा रहे थे।
हो सकता है वह शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो। मगर मुझे क्या पता था कि आखिर उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब काफी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी छुप के छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी जेठानी आगे आ जाती थी या फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी जेठानी मेरी बेटी को भी डांटकर नीचे भेज दिया करती थी और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी, तुम अपने ताऊ के काम में दखलंदाजी मत किया करो। तुम्हारे ताऊ ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया है और तुम्हारा सारा खर्च उठाते हैं। अगर तुम्हारे ताऊ तुम्हें डांटते भी हैं तो उनकी डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू में मुझे अपनी जेठानी की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी-कभी मैं यह भी सोचती थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है, और मेरा और मेरी बेटी का मेरे जेठ जेठानी के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में नहीं रहता था जिसके पास मैं चली जाऊं। किसी ने मेरे माता पिता के बाद कभी मुझसे पलटकर भी नहीं देखा था। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरे जेठ जेठानी ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपना सहारा बनाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक अपने जेठ की कमाई पर ही यहाँ रहती? मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसीलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने जेठ की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती थी, तुम मेरी बेटी हो और मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी जेठानी ने काफी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने जेठ जेठानी की हर बात को मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे जेठ की बहुत इज्जत किया करते थे। वह गांव की पंचायत में भी जाया करते थे। मेरी जेठानी का कहना था, जेठ की शक्ति में उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं यह बात सोचती थी तो मुझे भी लगता था कि अगर हमारे पास मेरे जेठ का सहारा न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने जेठ के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मेरी जेठानी ने मेरे जेठ से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगी। मेरे जेठ का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 3-4 बार कोई न कोई लड़की हमारे घर आती और मेरे जेठ के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती और मेरी जेठानी सीढ़ियों के पास ही रहती। और 1 घंटे बाद जब वह लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे जेठ उसके जाने के काफी देर बाद नीचे आते और उनकी हालत काफी खराब होती थी। इस बात के बारे में भी मुझे तब पता चला जब मैं एक रात पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी। तो मैंने अपने जेठ को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो उनका हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था। मेरे जेठ की सांस भी फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। मेरे जेठ हमेशा काले रंग का कुर्ता पहनकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी बदले हुए होते थे। जो कपड़े वह पहनकर छत पर गए होते थे वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वह तो हांफते और कांपते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे जेठ किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए रहते थे और मेरी जेठानी को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी।
वह इतना ज्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस टाइम उन्हें चलते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। अपने जेठ को देखते ही मैं छुप जाती और जेठ अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक और दिन मेरी जेठानी कमरे के बाहर सो रही थी और मेरे जेठ कमरा बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैंने अपनी जेठानी को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ किए और कहने लगी, नहीं बहन, मैं कहाँ रो रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी जेठानी रो रही थी और इस बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी जेठानी को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने जेठ से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद मेरे जेठ की वजह से मेरी जेठानी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने जेठ जेठानी पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे जेठ किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के आसार साफ दिखाई देते थे और अगले ही दिन मुझे मेरी जेठानी छुप छुप कर रोती हुई नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी जवान होने लगी थी। एक दिन हमारे रिश्ते की एक दादी हमारे घर आईं और मेरी बेटी का माथा चूमकर कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे ताऊ के हाथों तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। उनकी यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे जेठ के हवाले कर दिया जाएगा? मैं यह सोच सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबके मजाक का निशाना न बनना पड़े। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। मेरी बेटी मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी देर में वह दादी मेरी जेठानी के साथ कमरे में आ गई। मेरी बेटी से कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे ताऊ की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे ताऊ ने काटे हैं, कुछ दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। वैसे ही तुम्हारी बारी है। गांव वाले अपनी बेटियों को तेरे ताऊ के हवाले कर जाते हैं। जब वह तेरे ताऊ से इस काम के लिए फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घरवाले क्यों नहीं? तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे जेठ को बुलाया और उनसे कहा, आज की रात तुम्हें अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे जेठ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगे, क्या मेरी भतीजी भी बालिग होने वाली है? तो वह दादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों पर तुम्हारा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी भी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर उन्होंने मेरी बेटी को जेठ के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दादी जबरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गईं और छोड़कर वापस आ गईं। मैं उनके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल न कटवाएं। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजी नजर नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी और बस रोए चली जा रही थी। मेरी जेठानी भी उदास खड़ी थीं। वह दादी मुझे समझा रही थी, रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी बेटी के फायदे के बारे में सोचो। सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उसकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने उनसे कहा, मैं इन सब मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई।
मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। यह देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारे साथ ताऊ ने क्या किया था? मेरी बेटी ने बताया, ताऊ ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए। ताऊ मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई। और फिर जैसे ही ताऊ ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ताऊ ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि ताऊ ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि ताऊ के गरम-गरम आंसू मेरे ऊपर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और ताऊ से कहने लगी, आप क्यों रो रहे हैं? काफी देर बाद जब ताऊ ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। ताऊ ने मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। ताऊ ने मुझे बताया, मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता। मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है। तू मेरे इकलौते भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की छत है। माँ, ताऊजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन ताऊजी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो ताऊ ने मुझे वापस आपके पास भेज दिया और कहा, अपनी माँ से कहना कि ताऊ तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागकर चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। अगले दिन वह दादी जा चुकी थीं। उनके जाने के बाद मैं अपने जेठ के कमरे की तरफ गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। मेरे जेठ जेठानी के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी जेठानी से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी जेठानी भी सिसक सिसक कर रो रही थीं। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी, आखिर मामला क्या है? मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हैं? मेरे जेठ ने जब मेरी और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। मेरे जेठ ने मुझे रोते हुए बताया, आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का खास नाई था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। गांव का चौधरी बहुत रंगीन मिजाज आदमी था और उसकी यह आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसकी नौकरी करनी पड़ रही थी। फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे उस काम से हटाकर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और मैंने उसके घर से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी दुकान खोली थी। उस वक्त मेरा भाई भी कमाने लगा था, तो मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर अक्सर परेशान किया करता था और मुझे उस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके उस घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। यह बात मैंने कभी अपने भाई को भी नहीं बताई थी। वह चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो वह कहता है वह करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था, उसकी बात नहीं मानना चाहता था। लेकिन जब घर में परेशानी आने लगी तो मेरे लिए सिर्फ यही रास्ता बचा था। मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया। चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में कोई चमत्कार है, इसलिए मैं जिस भी लड़की के बाल काटूं उसकी किस्मत संवर जाएगी। यहाँ तक कि यह कहा कि गांव के चौधरी की जमीन भी फलने फूलने लगी है, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था। सारे गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती है।
तो गांव वालों ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौधरी ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं जिस भी लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी ने यह सब कुछ क्यों किया और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे थे, जिसके लिए मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया और कहा कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों के लालच में आ गया और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर जब गांव वाले मेरे पास अपनी बालिग होने वाली बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता था और बदले में चौधरी मुझे बहुत पैसे देता था। फिर यह सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी जेठानी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ चौधरी उनके साथ क्या खेल खेलता है, और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं चौधरी के इस गंदे खेल में बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी जेठानी को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था। जब तुम्हारी जेठानी ने मुझे यह बात बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी इच्छा पूरी करने का शौक है और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। चौधरी साहब ने खेल रचाया। मैं उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की बालिग होने वाली है और वह उसे कोई नया खेल रचाकर अपनी हवेली पर बुला लिया करते और गांव की हर बालिग लड़की शिकार बन जाती। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी यह बात करने की कोशिश की तो वह मुझ पर ही इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम न छोड़ा और न ही कभी अपने घर की औरतों को अकेले घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत गंदी और खराब है। लड़कियों के बाल काटने के बाद मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते टाइम तुम यही कुर्ता पहनना ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ महीनों बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता है और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता है। इस तरह से लड़की की जिंदगी संवर जाती है। चौधरी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी भतीजी के बाल काटकर चौधरी को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता कि मेरी भतीजी भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी भतीजी भी उस आदमी के जाल से नहीं बच पाएगी। अपने जेठ की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ आई थी। मेरे जेठ ने और मेरे पति ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं पता था और न ही कभी मुझे चौधरी के बारे में कुछ पता था। मुझे तो अपने जेठ का अपनी बेटी पर नज़र रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदियां लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे जेठ मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी से बचाने की इस कदर कोशिश करते रहे थे। मेरे जेठ ने हमसे वादा किया कि वह अपनी भतीजी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और न ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मेरे जेठ ने कहा, अब चाहे हमारे घर में कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, लेकिन मैं चौधरी के इस घिनौने काम में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। मेरे जेठ ने हमसे कहा, हम अपना सामान पैक कर लें, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे।
और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम पर खत लिख जाऊंगा, जिसमें मैं चौधरी की सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी हैं। वह खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे जेठ ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे जेठ ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी की बातों में न आए और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती, वह कुछ दिनों के बाद सहमी सी और खामोश रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी हुई है, इसलिए परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह चौधरी का निशाना बनकर आई थी। मेरे जेठ, जिनको मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे, तो मेरे जेठ के चेहरे पर सुकून था। मेरे जेठ ने गांव वाला मकान बेचकर उन पैसों से शहर में एक नया मकान खरीद लिया था। हम लोगों को गांव में रहने की आदत थी, इसलिए शुरू शुरू में हमें शहर में रहने में दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई। वह पढ़ाई भी कर रही है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं भी जॉब करती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे जॉब आसानी से मिल गई। मेरी जेठानी को अच्छी सिलाई आती थी। वह भी सिलाई करती हैं। अभी इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे जेठ भी बहुत सुकून से हैं और अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ना जाने उस चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने जरूर कोई एक्शन लिया होगा। हम गरीब लोग थे। अगर गांव में रहकर चौधरी का सामना करते, तो चौधरी हमें कहीं का नहीं छोड़ता और हमारी जिंदगी तबाह कर देता। इसीलिए तो मेरे जेठ ने गांव को छोड़ने का फैसला किया था। हम तीनों औरतें बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। जेठ भी छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफी कुछ किया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि अब वह काम करें। उनकी उम्र हो गई है, वह बीमार रहने लगे हैं। अब हम बेटियां इस घर का खर्चा उठा रहे हैं और हमारी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजर रही है। हमें कभी भी किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार चौधरी जैसे लोग सीधे साधे लोगों को चमत्कार का झांसा देकर बेवकूफ बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनाती रहूं। थैंक यू।